बाबा के साथ और अपने सन्यासी जीवन में हुए बहुत सारे अनुभवों को वंदन दादा ने अपनी किताब में भी संकलित किया है। उनकी किताब भी कई भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है। इनफैक्ट मेरा जो परिचय आनंद मार्ग से हुआ है उसकी जो स्टोरी है उसमें दो सबसे महत्वपूर्ण लिंक है। प्रदीप दादा यहाँ पे उपस्थित हैं। प्रदीप दादा ने वंदन दादा की किताब दिखा करके उन्होंने बोला कि देखो, छत्तीसगढ़ के एक सन्यासी हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर किताब लिखी है और बहुत प्यारी किताब है, तुम इसको पढ़ो। तब तक गेरवा वस्त्र जो है सैफरन से मेरा बहुत डिसएंचेंटमेंट हो गया था। अच्छा, पर प्रदीप भैया से एंचांटेड था मैं तो he become the link for me to get to know about all this आनंद मार्ग फिलॉसफी। और छत्तीसगढ़ के सन्यासी हैं ये सोच करके मेरी उत्सुकता बढ़ी। प्रदीप दादा इतने एक्सेम्पलरी स्पीकर हैं, उनका बहुत सारे आगे आप उनको सुनेंगे, उनके जीवन का मुझ पर प्रभाव है। तो उन्होंने चूंकि रिकमेंड किया है तो इसको पढ़ना चाहिए। इस तरीके से इन चीजों की शुरुआत हुई। आज इस सभागार में आप सभी उपस्थित हैं, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। हमारे पिताजी दिनेश कुमार साहू जी उपस्थित हैं, संतराम साहू जी हमारे नाना जी उपस्थित हैं, नीलम दीदी उपस्थित हैं, संगीता दीदी उपस्थित हैं, डॉली दीदी आपका आने के लिए बहुत बहुत आभार। हमारे मित्र तारिक खान जी उपस्थित हैं, हमारी प्योर संस्था के प्रेसिडेंट इन वेटिंग सुनील शर्मा जी उपस्थित हैं, एडवोकेट संतोष ठाकुर जी उपस्थित हैं, डॉक्टर संगीता मैडम उपस्थित हैं, डॉक्टर मिशु उपस्थित हैं। मैं आप सभी का और जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इस मंच के अलावा भी जहाँ भी हम प्रदीप भैया को सुनते हैं, काफी एनकरेज्ड और इंस्पायर्ड महसूस करते हैं, तो पूरे छत्तीसगढ़ के प्रोलिफिक स्पीकर, वरिष्ठ कृषि योजना और ग्राम विकास विशेषज्ञ श्री प्रदीप शर्मा जी को मैं निमंत्रित करता हूं कि आज के इस पुस्तक लोकार्पण के अवसर पे अपना सभा को संबोधित करेंगे। बट व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट बाबा, एक बहुत वर्ल्ड फेम समाजशास्त्री हुए मास्लो, उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट की बात रखी है। अच्छा, एक छोटा बच्चा है, बहुत ही छोटा है, उसको ये बोलो कि भाई खाना अपने खुद सेल्फ, फिर उसकी मम्मी समझाती नहीं भाई है, पहले तो मां से अटैच होता है, नहीं आपको दे दूंगा भाई को दे दूंगा, तो फिर उसका एक्सपांशन होता है ब्रेन का, नहीं मैं नहीं मेरा परिवार। फिर वो स्कूल जाने लगता है तो बोलता नहीं मैं, मेरे मम्मी पापा, भाई बहन और मेरी क्लास। फिर उसको प्रिंसिपल मैडम या क्लास टीचर समझाती नहीं, पूरा स्कूल। तो मैं, मेरे भाई बहन, मेरा परिवार, मेरा स्कूल। फिर ये क्रम बढ़ते जाता है, मेरी जाति, मेरा प्रदेश, लड़ जाऊंगा प्रदेश के, और अभी तो नेशनैलिटी का तो ज्वार है। पर बाबा, क्या ये स्पिरिचुअलिटी है? क्या नेशनैलिटी के ऊपर कुछ है? बाबा ने नियो ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट दिया है, मोर देन नेशनैलिटी, बड़ा आदर्श दिया है। तो बाबा बोल रहे हैं, किताब में भी है, कि मनुष्य को एक ऐसे आदर्श की जरूरत है
जिसमें कि वो सारी लिमिटेशन से पार चला जाए और परम ब्रह्म, ब्रह्म ही वो आदर्श है। और बाबा के सारे फिनोमिना में जो प्रदीप दादा ने कहा कि क्यों कैसे सामाजिक आंदोलन करते हुए भी अध्यात्म में तरक्की की प्रेरणा मिल जाती है, तो क्या आदर्श होगा वो? तो वो ब्रह्म का आदर्श है। तो बाबा की जो सबसे क्लासिक बात यह है कि उन्होंने सबसे सुप्रीम आइडियल और सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए दिया है। और सेवा उन्होंने सिर्फ अपने घर की, अपने परिवार की, अपने समाज की नहीं, उन्होंने नियो ह्यूमनिज्म में बियॉन्ड ह्यूमैनिटी पर्यावरण की भी सेवा करने के लिए कहा है, पशु पक्षियों की भी सेवा करने के लिए कहा है। तो ऐसे आइडियल्स, अब आइडियल्स तो आइडियल्स हैं। कई बार हमारे पास सवाल यह उठता है कि ऐसे आइडियल्स को क्या अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया जा सकता है? जो नेशनलिटी का इशू लेकर के बड़ा आंदोलन खड़ा करे हैं। मैंने उनसे सवाल पूछा कि साहब, ये आप सिर्फ ये नेशनलिटी का क्यों करते हैं, ये पैन ह्यूमन क्यों नहीं करते? तो बड़ा अच्छा जवाब दिया, देखिए भाई, हम तो नेशनलिटी का ही करेंगे, हमारी इतनी सामर्थ्य, जो पैन ह्यूमन का करे उनको वो मुबारक हो। मनोदर, मैं साहू समाज का हूं तो साहू समाज का हम करेंगे, दूसरे समाज का नहीं करेंगे। ऐसा डिविजन, तो डिविजन अमंग्स ह्यूमन एंड एनिमल्स, डिविजन अमंग ह्यूमंस, एनिमल्स एंड एनवायरमेंट, तो बाबा ने कॉस्मिक सेंटिमेंट दिया है। हम जितने मार्ग के साधना करते हैं सेकंड लेसन में, वो ही उसी कॉस्मिक, उसी ब्राह्मिक सेंटिमेंट का एक्सपोजर है। तो जो सवाल है कि क्या इस आइडियल को लेकर के जीवन जिया जा सकता है? सिर्फ तारक ब्रह्म आए और वो जीवन जी लें, तो क्या उनके साथ लोग जीवन जी सकते हैं? तो कैसा जीवन रहा होगा? कैसे उस आइडियल्स को एक गुरु की प्रेरणा को लेकर के अपने जीवन में लोगों ने उतारा है? इन सब की खोज 20-30 साल से ज्यादा अलग अलग लोगों के पास जाकर के इंटरव्यू करके उस रेफरेंस को बाबा के जीवन और उनके अनुयायियों के जीवन को लेकर के, उनके पूरे जीवन क्रम को लेकर के, उनकी जीवनी पे आधारित ये किताब हमारे आज के प्रमुख वक्ता आचार्य प्रणवानंद अवधूत जी ने लिखी है। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है, आप सामान्य बातचीत में देखते होंगे, अरे वो विवेकानंद जी तो जब कन्याकुमारी की शिला में बैठे तो एक राजा वहां के लोकल से मुलाकात करी और राजा ने उनको सहयोग देने से मना कर दिया अमेरिका जाने से। अब आज की बात में कोई इंटेलिजेंट आदमी उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि साहब, आपका रेफरेंस क्या है? क्या आप सिर्फ अपने आइडिया को प्रोपोगेट करने के लिए आपने थ्योरी मार दी है? तो प्रणवात्मकानंद दादाजी की खासियत यह है कि वो अपने बारे में कम बोलते हैं, इसलिए 2 लाइन में उनके बारे में बोलना चाहूंगा कि उन्होंने इस बात की रिकॉर्डिंग करी है। किताब में जितने भी संस्मरण हैं सबकी रिकॉर्डिंग है। अच्छा, रिकॉर्डिंग सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑन रिकॉर्ड है। और ये ऐसा उन्होंने 20-30 साल तक लगातार हिंदुस्तान और पूरे विश्व के कोने कोने में जो भी मार्गी जिनका भी बाबा से संपर्क रहा है, उनके जीवन का अनुभव रहा है, उसको रिकॉर्ड किया है। तो बाबा की किताब एक रेफरेंस के साथ है। और किताब तो स्वाभाविक रूप से 2 वॉल्यूम में है, पर उनका 20-30 साल का जो परिश्रम है, न जाने कितने और भी उनके पास एविडेंसेस हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं। तो बात यह है कि किताब सिर्फ अपने आइडिया को लेकर नहीं लिखी गई है, लोगों के संस्मरण है। और दूसरा संस्मरण नहीं है, संस्मरण रिकॉर्डेड, मतलब रेफरेंस। दादाजी, मैं आपको इस कदम के साथ निमंत्रित करता हूं कि किताब के और भी सेक्शंस भविष्य में वो और भी लिख रहे हैं, उसके आगे का खंड को, तो
बाबा के जीवन पे आधारित। अच्छा, मैंने ये किताब अपने पिताजी को भी पढ़ने को दी, तो उन्होंने शुरू के कुछ खंड पढ़े, तो घर में चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि यार ये आपके जो गुरु हैं बाबा, वो तो अपने आप को प्रकट नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि किताब के शुरुआती चैप्टर्स में जो शिष्यों का उल्लेख है उसमें यह है कि बाबा ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि उनका गुरु कौन है। इनफैक्ट उनकी फोटो भी दिखाना प्रतिबंधित है, और उनका ये कहना है कि मैं पर्सनालिटी बेस्ड कल्ट नहीं बनाना चाह रहा, मैं आइडिया बेस्ड कल्ट बनाना चाह रहा। तो बाबा के जीते जी उन्होंने कहीं भी अपना आत्म प्रचार से हमेशा दूर रहे, इसलिए बाबा के जाने के बाद ये बहुत बड़ा दायित्व समग्र हमारे मार्गी समाज और दादा दीदी लोग के ऊपर आया कि बाबा के संस्मरणों को लिखें, जाने। बाबा आर्काइव्स एक डिपार्टमेंट बना, उसके हेड है आचार्य अभिनंदन दादाजी। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और इस